हेलो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हिस्ट्री का चैप्टर है। इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। जो आज हम बात करने वाले हैं ये है पार्ट 2 की। और आज जो सबसे पहला टॉपिक है वो है चांडाल के ऊपर। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जो मेरे चैनल पे नहीं या जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले समय में जो भी अपडेट होगी ऐसे आपको टाइम टाइम मिलते रहे। साथ उसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है चांडाल। जरा जानते हैं चांडाल के बारे में। अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ, इसका जो मतलब होता है वो क्या है, सबसे पहले पॉइंट में डिफाइन करा है। शव की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। इसका मतलब जब कोई मनुष्य मर जाता था तो उसका जो अंतिम संस्कार करने का जो काम होता था, या जो पशु मर जाते थे उनको भी दफनाने का जो काम होता था, जो लोग काम ये करते थे उनको चांडाल का नाम दिया गया है। इसका मतलब जो डेड बॉडी होती थी, चाहे वो मैन की हो चाहे एनिमल की, उसको लास्ट में अंतिम संस्कार का जो काम होता था वो चांडाल लोगों का होता था। और कहा जाता है जो वर्ण व्यवस्था है यानी कास्ट सिस्टम है, उसमें इनको सबसे लोएस्ट कैटेगरी में रखा जाता था। इसका मतलब जो ब्राह्मणों ने कैटेगरी बनाई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी थी उसमें इनको रखा जाता था। वहीं अगला पॉइंट है, वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडाल लोगों को स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र माना जाता है। इसका मतलब सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने आप को सोशल ऑर्डर में सबसे ऊपर मानते थे, तो ऐसे में वो लोग इन चांडालों को देखना भी तो दूर की बात, स्पर्श करना भी अच्छा नहीं मानते थे। इसका मतलब वो ये मानते थे अगर हमने इनको देख भी लिया या टच भी कर दिया तो हम एक तरीके से अपवित्र हो जाएंगे। किसको? चांडाल लोगों को। तो इसलिए वो इन लोगों से दूर भी रहा करते थे, वो लोग जो सोसाइटी में सबसे अपर क्लास के लोग होते हैं। चलते हैं आगे, और आगे हैं इनकी ड्यूटीज के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं इनकी ड्यूटीज के बारे में बात करता हूँ, कर्तव्य, तो सबसे पहला पॉइंट है मनुस्मृति में चांडालों की कर्तव्य की सूची मिलती है। मनुस्मृति एक बुक का नाम है जिसमें में चांडालों के बारे में जो उनकी ड्यूटीज है उसकी पूरी लिस्ट तैयार करी गई है। साथ ही साथ उसमें यह भी बताया गया है उन्हें गांव से बाहर, अब यहाँ पर जो वर्ड है इसका वर्ड का मतलब होगा रहना है। इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का, उन्हें गांव से बाहर रहना होता था। मतलब जिस सोसाइटी में लोग नॉर्मल रहते थे उस सोसाइटी में इनको नहीं रखा जाता, बल्कि सोसाइटी के बाहर इनको रहना पड़ता था। साथ ही साथ फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मतलब सोसाइटी के लोग जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, जब उनको फेंक देते थे उसका इस्तेमाल ये चांडाल लोग करा करते थे। वहीं अगला पॉइंट है, मरे हुए जो लोग होते थे उनके चाहे वस्त्र हो गए या आभूषण हो गए तो ये लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो ये लोग होते थे जो मर जाते थे उनके तो कपड़े इस्तेमाल करते ही करते थे, लेकिन ये जो ज्वेलरी इस्तेमाल करते थे, जो आभूषण इस्तेमाल करते थे, वो सारे लोहे के होते थे। इसका मतलब इनको एक अलग पहचान यहाँ पर दी गई थी। वही नेक्स्ट पॉइंट है, यात्री में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। इसका मतलब नाइट में इनके साथ इतना बैन करा गया था कि इनको गांव में चलना फिरना भी पूरी तरीके से आप कह सकते हो बैन था। यानी नाइट में इनका आना जाना पूरी तरीके से बंद करा हुआ था। पॉइंट है, चीन से आए बुद्ध भिक्षु जिनका नाम है फ्याशियन का, तो ये भी कहना है छुआछूत को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। इसका मतलब ये हुआ, जो ये चांडाल लोग थे जब भी कभी रोड पे चलते थे तो अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती थी। और वो इन्फॉर्मेशन कैसे देते थे? एक करताल बजाते थे, मतलब थाली बजाते थे, जिससे सामने वाले को ये पता लग जाता था कि ये सामने से आ रहे हैं, और ऐसे में वो अपने आप को इनसे बचा लेता था और एक तरीके से वो अपने आप को दूषित होने से भी बचा लेता है। वहीं एक और चीनी यात्री था जो चीन से आए थे जिसका नाम है शैन तिस्यांग। उनका तो ये भी कहना है बाधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब यहाँ पर दो वर्ड आपके सामने आ रहे हैं, एक है बाधिक, इसका मतलब है चांडाल लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ जो सफाई करने वाले लोग थे इनको भी नगर के बाहर रहना होता था। ये बात हमें जो चीन से जो लोग आए हैं उन्होंने हमें ये बात बताई है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। करते थे ना, तो उनको भी गांव के बाहर ही रहना पड़ता था। तो अलग अलग तरह से अलग लोगों ने अपनी अपनी धारणाएं बताई हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, उस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो जानना है वो जानना है प्रॉपर्टी के बारे में। लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो मेल फीमेल को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करी गई है जरा वो जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मनुस्मृति से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि पैतृक जायदाद
का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा तो किया जाएगा। इसका मतलब ये जो जानकारी हमें मिलती है मनुस्मृति से मिलती है कि जब मदर फादर जब डेथ हो जाएगी तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी है ना सभी बच्चों में इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट तो करी जाएगी, लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा होगा ना उसे जो शेयर होगा उस प्रॉपर्टी का वो ज्यादा दिया जाएगा। साथ ही साथ इस समय जो स्त्रियां होती थी उनको जो पैतृक संसाधन होते थे, जो रिसोर्सेज होते थे, जो उनके माँ बाप के होते थे, उस पर उनका कोई भी राइट नहीं होता था। इसका मतलब फीमेल को यहाँ पर कोई राइट दिखाई हमें नहीं देता। इसके अलावा विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्री का स्वामित्व माना जाता है, इसे स्त्री धन का नाम भी दिया गया है। यानी मैरिज होते समय जो लड़की को प्रॉपर्टी आप दोगे या जो भी आप चीजें दोगे उपहार के या गिफ्ट के तौर पर, तो आप वही फीमेल उसका लड़की का हक होता है, इसके अलावा उसको कोई और चीज नहीं दी जाती थी और इसको स्त्री धन का नाम भी दिया गया है। लेकिन मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन की गुप्त संचय के विरोध भी चेतावनी देते हैं। इसका मतलब मनुस्मृति से हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय जो फीमेल होती थी अपने हस्बैंड से बिना पूछे ना तो प्रॉपर्टी रख सकती थी ना ही कोई काम कर सकती थी। अगर वो ऐसा करती थी तो उसके खिलाफ हम कह सकते हैं बहुत कह सकते हैं कि गलत किया जाता था। इसके अलावा भूमि चाहे पशु हो धन हो सभी चीजों पर जो मेल पावर थी उसका कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो कंट्रोल नजर आता है वो मैन पावर का हमें कंट्रोल नजर आता है। इस तरीके से प्रॉपर्टी पर सारा राइट हमें मेंस का दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भाषा और विषय वस्तु के ऊपर, यानी जो महाभारत की लैंग्वेज है जो कंटेंट है जरा उसके ऊपर जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है महाभारत की जो विषय वस्तु है यानी कंटेंट है उसके दो शीर्षक थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं उसके दो हमें हेडिंग देखने मिलती है। सबसे पहले का नाम है आख्यान और दूसरे का नाम है उपदेशात्मक। इसका मतलब दो चीजें हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो बताई गई है उसे डिजाइन भी करा गया है कंटेंट को, ठीक है, साथ ही साथ उसे बताया भी गया है यानी क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यानी महाभारत में हमें लिखा भी मिला है और कुछ हमें एजुकेशन भी देखने को मिलती है, मतलब कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन वहीं अगर मैं आख्यान की बात करता हूँ इसमें कहानियों का संग्रह है, मतलब इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी स्टोरी बेस हैं और हम उन्हें कलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं उपदेशात्मक की बात करता हूँ इसमें सोसाइटी के जो आचार विचार होते हैं, मतलब सोसाइटी की जो वैल्यूज होती है वो हमें देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं महाभारत में काफी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। लेकिन महाभारत का एक भाग जो है वो नाटक कथानक था, यानी पूरी तरीके से उसमें ड्रामा हमें देखने को मिलता है, लेकिन बीच बीच में हमने देखा है उसमें कुछ उपदेशों का भी जोड़ा गया था, यानी कुछ हम कह सकते हैं चीजों को उसमें ऐड करा गया जिससे जो महाभारत है जो लिखी गई है एक काफी अच्छी देखने में लगती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग है ऑथर और डेट्स के बारे में। अगर महाभारत के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जो महाभारत है उसकी मूल कथा के जो रचयिता हैं वो भाट सारथी बताए जाते हैं, जिन्हें सूत के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो मेन कह सकती हैं जो स्टोरी लिखी गई थी पूरी महाभारत की वो भाट सारथी ने लिखी थी, लेकिन उनको हम सूत के नाम से जानते हैं। वहीं अगला पॉइंट है यह क्षत्रिय योद्धा के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धि के बारे में कविताएं लिखते थे। इसका मतलब जो क्षत्रिय योद्धा होते थे उनके साथ ये लोग जाया करते थे उनके रथ में, और जो उनकी विक्ट्री होती थी जो अचीवमेंट होती थी उसके बारे में वो अपनी कविताओं में लिखा करते थे। साथ ही साथ इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ है, मतलब यहाँ पर जितनी भी चीजें बताई गई हैं वो सारी ओरल तरीके से यहाँ पर बताई गई है। साथ ही साथ यह वह काल भी बताया जाता है जब कुरु और पांचाल के आसपास पूरी महाभारत की कथा घूमती है। ये हमें पता है कि जो महाभारत है कुरु और पांचाल के बीच में लड़ा गया है, और कहा जाता है कि इनके बारे में अगर जो हमें जानकारी चाहिए महाभारत के बारे में वो हमें मनुस्मृति से तो मिली है, लेकिन उसमें भी 200 से लेकर 400 के बीच में मनुस्मृति में मिलते जुलते उपदेशात्मक प्राकृत महाभारत में जोड़े गए हैं। तो महाभारत में जो चीजें हैं वो मनुस्मृति में जो लिखी गई चीजें हैं वो भी उसमें जोड़ी गई है। और कहा जाता है कि जब महाभारत लिखा गया तो स्टार्टिंग में उसमें 10,000 श्लोक थे जो आगे जाकर 1 लाख श्लोक हो जाते हैं। वहीं अगर मैं साहित्यिक परंपरा की बात करता हूँ तो उस समय जो कह सकते हैं जो पूरा लिखा गया था महाभारत उसके जो मेन रचयिता से लिटरेचर तरीके से बात करते हैं उनका जो नाम है वो है ऋषि व्यास के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से महाभारत जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं।
नेक्स्ट हेडिंग है गतिशीलता ग्रंथ, मतलब एक डायनेमिक टेक्स्ट, मतलब जो महाभारत का टेक्स्ट है वो किस तरीके से गतिशील है, डायनेमिक है, जरा जानते हैं। महाभारत का जो विकास है संस्कृत के पाठ के साथ समाप्त नहीं हो गया, यानी कुछ लोग कहते हैं कि जो महाभारत है वो सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, उसे आगे किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करा गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो महाभारत है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ महाभारत के अनेक पाठ भी लिखे हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन महाभारत की मूल कथा की अनेक पुनर्व्याख्या की गई है, यानी जो मेन हम कह सकते हैं जो महाभारत जो मेन लिखा गया था उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसे बार बार उसे डिस्क्राइब भी करा गया है, लेकिन इसमें प्रसंगों को मूर्ति कला और चित्रों में भी दर्शाया गया है, यानी जो पूरा महाभारत का जो एपिसोड लिखा गया उसमें कह सकते हैं कुछ पेंटिंग भी हमें देखने मिलती है, कुछ उस समय की जो मूर्ति होती थी वो भी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो महाभारत है उसमें हमने देखा था एक तरीके से उसमें नाटक भी था, नृत्य कला भी थी और पूरा कंटेंट भी देखने को मिलता है। तो पूरा महाभारत जो है एक तरीके से उसमें बार बार जब हमें जरूरत पड़ी हमने उसमें चेंजेस होते हुए भी देखा है। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग है बीबी लाल के प्रयास, यानी एफर्ट बताए जा रहे हैं बीबी लाल के। अब ये कौन है मैं आपको पहले बता दूं। पहली बात तो अगर बीबी लाल के बारे में बात करता हूं, ये भी पुरानी चीजों खोजने वाले पुरातात्विक थे। इन्होंने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बताई है कि जो लड़ाई हुई है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नहीं हुई है, बल्कि वो उत्तर प्रदेश के मेरठ का जो हस्तिनापुर है ना वहां पर लड़ाई हुई है। लेकिन इसको लेकर उन्होंने कुछ सबूत दिए हैं, कुछ यहाँ पर चीजें एफर्ट करा था वो बताया है, क्या है वो इस टॉपिक में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है महाकाव्य की भांति महाभारत में भी युद्ध, वन, राजमहल और बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण किया गया है, यानी कह सकते हैं जैसे जैसे लड़ाई हुई थी, जो जंगल थे, जो प्लेसेस थे और सेटलमेंट मतलब घर वगैरह थे, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। लेकिन 1951 और 52 में अगर बीबी लाल की बात करते हैं, मेरठ जिले के हस्तिनापुर में खुदाई की, कोई ये नहीं कह सकता कि लड़ाई यहाँ न लड़ी गई हो, बल्कि इन्होंने सारे सबूत बताए कि लड़ाई जो वास्तव में मेरठ के हस्तिनापुर में ही हुई है। फिर भी इन्होंने नामों की समानता मात्र एक सहयोग हो सकता है, लेकिन इन्होंने कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो, लेकिन उन्होंने ये तक बोल दिया चलो मानते हैं कि जो चीजें मिली हैं वो एक सहयोग हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि वहां की जो कैपिटल थी ना वो भी यही थी हस्तिनापुर, तो वो तो हम उसे नहीं बदल सकते। और लेकिन एक चीज आप देखोगे वो उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर ये भी यहाँ पर देखने मिला है, और सेम जो लड़ाई है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के हस्तिनापुर में हुई है। तो इन्होंने ये बोला है कि वास्तव में लड़ाई हरियाणा वाली नहीं है, लड़ाई हुई है यूपी में। तो इन्होंने ये सारे प्रूफ दिए हैं। इसके अलावा इन्होंने और क्या बताया जिसका उल्लेख महाभारत में आता है, आबादी के साक्ष्य दिए, मतलब इन्होंने पॉपुलेशन के बारे में बताया। बीबी लाल ये बताते हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसके मुझे 5 लेवल पता लगते हैं, यानी पॉपुलेशन को इन्होंने 5 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करा है, जिसमें दूसरा और तीसरा जो है उसका इन्होंने विश्लेषण भी करा है, मतलब उसको एनालाइज भी करा है। और दूसरे में तो इन्होंने ये बताया है जो वहां पर जितने भी घर बने हुए थे उनकी कोई प्रॉपर तरीके से आप कह सकते हो जो प्रोजेक्ट की तरीके से घर बनने चाहिए वो नहीं बने हुए थे, बस मिट्टी की ईंटों की बनी दीवारें होती थी और कच्ची मिट्टी की ईंटें ही वहां पर मिली है, तो प्रॉपर तरीके से वहां पर घर भी देखने को नहीं मिले हैं। वहीं अगर तीसरे वाले की बात करता हूं तो तीसरे वाले में इन्होंने बताया घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने मिले हैं, लेकिन गंदे पानी के निकास के सोखने के लिए जार और ईंटों के नाले का प्रयोग किया जाता था। यानी इन्होंने ये भी बताया थर्ड वाले में जो प्रूफ दिया है जहां पर पॉपुलेशन थी कि यहाँ पर जो घर थे वो कच्ची ईंटों के बने थे, कहीं कहीं पर कुछ पक्की ईंटों के बने थे, लेकिन जो गंदा पानी था उसको डाइवर्ट की जो किया गया या तो जार में करा गया या ईंट के बने जो नाले होते थे उसमें डाइवर्ट किया जाता था। और इन्होंने ये भी बताया कि महाभारत के हस्तिनापुर का जो वर्णन है ना काफी ज्यादा बड़ा चढ़ा कर करा गया है, और उसको जो कंपेयर करा गया ना वो इंद्र की नगरी से करा गया है, यानी सिटी ऑफ इंदिरा से भी कंपेयर किया है। तो काफी हद तक हमें वो इंफॉर्मेशन इन्होंने बताने की कोशिश करी है। और वहीं लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया है परंतु लगता है नगरों का जो निर्माण है वो महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में उसे बाद में जोड़ा गया होगा जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ होगा। यानी उन्होंने बोला कि जो पूरा महाभारत है उसमें जो बाकी स्टोरी है उसे बाद में जोड़ी गई होगी, जिसकी वजह से कह सकते हैं वहां पर जो सिटी है उसको बाद में डेवलप किया गया होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो यहाँ पर इन्होंने डेवलपमेंट का जो एग्जाम्पल दिया है वो इन्होंने बताया कि शायद बाद में ऐसा हुआ होगा, तो इसलिए महाभारत में इन चीजों को बाद में जोड़ा गया होगा। तो इन्होंने जो प्रूफ दिया है वो अपने तरीके से दिया है, लेकिन जो लड़ाई हुई है वो आप देख सकते हो कहां पर लड़ाई देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद जो पैतृक जायदाद है उसका बंटवारा कैसे होगा। अब यहाँ पर फिर वही बात आती है पैतृक
बंटवारे को लेकर, जो मैंने आपको इसके पहले इन्फॉर्म कर दिया था, और वो फिर से थोड़ा टॉपिक है लेकिन थोड़ा और ज्यादा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति सभी पुत्रों में समान रूप से बांटी जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो राइट होगा वो उनके बड़े बेटे का होगा, ये मैंने आपको बता दिया। वहीं दूसरा पॉइंट है, स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में भागीदारी की मांग नहीं कर सकती, लेकिन विवाह के बाद, लेकिन जब उनकी शादी होती है उस समय जो उनको मिलता है उसे स्त्री धन का नाम दिया गया है, सिर्फ उनका उसी पर उसका राइट होता था। इसके अलावा एक पॉइंट है पति वाला, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि इस संपत्ति पर उसकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती है, इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता, परंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की अनुमति के बिना पारिवारिक संपत्ति और स्वयं अपनी बहुमूल्य वस्तु गुप्त रूप से इकट्ठा करने से रोकती है। इसका मतलब जो उसके पिता ने अपनी बेटी को दिया उस पर सिर्फ उसका वही राइट देखने को मिलता है, लेकिन जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है उस पर उसका कोई राइट नहीं है जब तक वो उसको परमिशन नहीं देता। और ना ही यहाँ पर जो फीमेल है वो किसी भी चीज को आप कह सकते हो संभाल के नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि सारी जो परमिशन है वो हस्बैंड की होती है, अगर हस्बैंड परमिशन देगा तो ही चीजों कलेक्ट करके वो रख सकती है। इस प्रकार कुछ हमें ऐसे सबूत मिले हैं जो घर की प्रॉपर्टी होती थी, चाहे मैं बोलूं एनिमल हो गए, लैंड हो गए, या धन से रिलेटेड चीजें हो गई, वेल्थ से रिगार्डिंग हो गई, सब चीजों पर मैन पावर इंपॉर्टेंट बताई गई है। वहीं दूसरे शब्दों में अगर बात करते हैं, स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक स्थिति की विभिन्नता संसाधनों पर उसके नियंत्रण की विभिन्नता के कारण ही व्यापक हुई है। तो हम दूसरे शब्दों में अगर बात करते हैं, जो सामाजिक स्थिति देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं जो घर की प्रॉपर्टी होती है उस पर हमें डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है महाभारत प्राचीन काल के सामाजिक मूल्य के अध्ययन का एक अच्छा साधन है। यानी जो महाभारत है एक अच्छा सोर्स बताया जाता है अगर मुझे सोशल वैल्यूज को जानना है पुराने टाइम की। सबसे पहला है, स्वजनों के बीच की लड़ाई पर आधारित होने के कारण यह समाज के विभिन्न पक्षों के इर्द गिर्द घूमती है। यानी जो पूरी महाभारत है ना, इसमें हमने देखा है कि जो लड़ाई हुई है वो अपने फैमिली मेंबर्स की है और पूरे आसपास ही सोसाइटी में घूमती रहती है। साथ ही साथ जो पैतृक संपत्ति है उस पर पुत्र का अधिकार होना चाहिए। पुत्र की जो उत्पत्ति है उसको महत्व दिया गया है क्योंकि वंश को चलाने वाला वो होता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूँ पुत्रियों को, मतलब फीमेल की बात करता हूँ, बेटियों की बात कर, डॉटर की बात करता हूँ, उनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। पहला, अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही माता पिता का आदर्श होता था। यानी एक ये भी बात बताई गई है कि उस समय जो माँ बाप होते थे अपनी बेटी की जो शादी है वो दूसरी गोत्र में करते थे, ये भी अच्छा बताया गया है। साथ ही साथ उसे बही विवाह का नाम भी दिया गया है। और पिता की जो सबसे मेन ड्यूटी होती थी वो होती थी कन्यादान, जो कि यहाँ पर सबसे मेन बताई गई है। साथ ही साथ उच्च परिवार में बहुपति प्रथा भी हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जितने हाई सोसाइटी मेंबर होते थे, फैमिली वाले मेंबर होते थे, वहां पर बहुपति प्रथा भी चलती थी। और पुरुषों पर वृद्ध पुरुष का आधिपत्य था। मतलब कह सकते हैं जो घर के बड़े होते थे उनका ही परिवार पर पूरा कंट्रोल होता था। और महाभारत में अगर बात करते हैं, जो भी हमें काम मिले हैं वो उनके प्रोफेशनली एसोसिएशन से देखने मिले हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। जो लोग जो काम करते थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन मिली है, माँ और पुत्र के बीच आपसी संबंधों का पता चलता है। लेकिन इसका एग्जाम्पल, पांडवों ने अपनी माँ कुंती का पूरा सम्मान दिया परंतु कौरवों ने अपनी माँ की राय को नहीं माना था, ये बात भी हमें पता लगती है। तो पूरी तरीके जो सोसाइटी की वैल्यूज होती हैं, सोसाइटी में किस तरीके से सिस्टम चलता है, वो पूरा महाभारत में हमें देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है, बंधुत्व विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का महाभारत के काल में सर्वथा अनुसरण नहीं होता। मतलब जो ब्राह्मणों ने चीजें बताई हैं, क्या वो सोसाइटी के जो रूल रेगुलेशंस है क्या उसमें फॉलो होता है या महाभारत में हमें देखने को मिलता है, ऐसा है या नहीं, जरा वो जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो विवाह के पश्चात अपने गोत्र का त्याग कर देंगी और अपने पति के गोत्र को मान लेंगी। लेकिन सातवाहन रानियों ने ऐसा नहीं करा, उन्होंने अपने पिता के गोत्र को ही बनाए रखा था। ये बात मैंने आपको पहले बता दी है कि शादी के बाद अपनी गोत्र को बदलना पड़ता है, लेकिन जो सातवाहन राजा थे, उनकी जो रानियां थी, उन्होंने अपने पिता की गोत्र को ही महत्व दिया था। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ से हमें यह भी पता लगता है केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते हैं, लेकिन कुछ परिवार में हमें ब्राह्मण और वैश्य भी देखने को मिलते हैं। और कुछ एक और एग्जांपल है, कुछ ऐसे वर्ग थे जिनका पेशा वर्ण व्यवस्था से मेल नहीं खाता, उन्हें निषाद या घुमक्कड़ या पशुपालक का नाम दिया गया। यानी कुछ ऐसे भी हमें क्लासेस पता लगे हैं जो कि वर्णा व्यवस्था जो थी, जो वर्णा सिस्टम था, उसमें मैच नहीं होता और उनको अलग रखा गया है। इसके अलावा जाति से बाहर विवाह होते थे, उन जिनकी
ब्राह्मण या ग्रंथ अनुमति नहीं देता, यानी कुछ लोग आउटसाइड कास्ट में मैरिज करते थे बट ब्राह्मण लोग उन्हें परमिशन नहीं देते थे। इसके अलावा लिंग के आधार पर संपत्ति के अधिकार पुरुषों के होते थे, परंतु प्रभावती जो है ये तो फीमेल थी, लेकिन इसने भी अपनी प्रॉपर्टी पर राइट जमा रखा था। ये सारी चीजें, एक चीज हमें जानकर पता लगती है कि ब्राह्मणों ने जो रूल रेगुलेशन बनाए थे वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं हो रहे थे। वहीं अगर मैं चांडालों की बात करता हूं तो चांडाल कहे जाने वाले लोग, कई लोगों ने शास्त्रों में उनके वर्णित निम्न जीवन जीने से इंकार कर दिया, यानी जो हमें चांडाल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो जो उनकी लाइफ थी ना जो काफी खराब थी, ऐसा उन्होंने जीने से मना भी कर दिया था, क्योंकि वो भी अपनी आप को अच्छी तरीके से जीना चाह रहे थे। और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला है कि जो ब्राह्मण होता है वो धनी बताया गया, लेकिन सुदामा जैसे व्यक्ति तो निर्धन था। तो इसका मतलब ब्राह्मणों ने जो चीज बताई हैं वो सारी चीज हम कह सकते हैं अच्छी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, यानी जो महाभारत है एक डायनेमिक टेक्स्ट है। कैसे, जरा जानते हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, ये हमें पता लग ही गया है क्योंकि लगातार उसमें बदलाव होते रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाभारत का जो पार्ट है वो संस्कृत के साथ समाप्त नहीं हुआ, बल्कि डिफरेंट लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करा गया है। साथ ही साथ उसकी काफी बार आप कह सकते हो स्टोरी को चेंजेस करा गया है, रीप्रिंट करा गया है, काफी बार उसमें चीजें ऐड करी गई हैं। इसके अलावा उसमें मूर्ति और चित्रों का भी वर्णन देखने को मिलता है। साथ ही साथ कहीं कहीं पे हमने देखा है कि उसमें नाटकों में नृत्य कला भी, मतलब ड्रामा भी है, डांस भी है, कंटेंट भी है, अलग अलग देखने को मिलता है, जो कि पूरे महाभारत को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस तरीके से पूरे महाभारत को यहाँ पर प्रिंट करा गया है। और ये था महाभारत चैप्टर में। आने वाली जो वीडियो है उसमें हम आगे चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू।